Myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan. In this video, I'm going to discuss how to draw the chart in SPSS. Chart आप लोग जानते हैं, this is the diagrammatic representation of data, जो देखने में आसान है, सामने वाले को समझने में आसान है, इसलिए हम लोग प्रेजेंटेशन में भी मैक्सिमम चार्ट का यूज़ करते हैं। वैसे चार्ट कई प्रकार के होते हैं, आपने नाम सुना होगा, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम है, बॉक्स प्लॉट है, एरर बार चार्ट है, बहुत कई प्रकार के चार्ट होते हैं। लेकिन हर चार्ट की एक अपनी विशेषता होती है, एक अपनी इम्पोर्टेंस है। देखिए, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ केवल हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, चार्ट भी डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस टाइप का है। ये जो दोनों चार्ट हैं, हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट, ये हमेशा कंटिन्यूअस वेरिएबल के साथ बनेगा। अगर आप इसमें निकालना चाहेंगे कि भाई कितने परसेंट मेल थे, कितने परसेंट फीमेल थे, वो नहीं निकालना है। यहाँ पे हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट की का बेनिफिट क्या है कि ये आपके डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करके बता सकता है कि आपका डेटा स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, कर्टोसिस की क्या स्थिति है, या कितना परसेंट आपका क्वार्टाइल है, कितने परसेंट अपर साइड, कितने परसेंट अपर साइड में है आपका डेटा, कितने परसेंट लोअर साइड में है आपका डेटा। ये सारे इंपॉर्टेंस है इसके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और अक्सर हम लोग जब अपने डेटा को एनालिसिस करते हैं, पीएचडी का डेटा एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है तो नॉर्मेलिटी टेस्ट करते हैं। सबके साथ साथ हम पीपी प्लॉट, क्यूक्यू प्लॉट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट बना के देखते हैं, और इसको हम रिपोर्ट भी करते हैं। अपने रिपोर्ट में, अपने पीएचडी थीसिस में रिपोर्ट भी करते हैं। कई प्रकार के टेस्ट भी हैं, उसके साथ साथ चार्ट भी है। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम एंड बॉक्स प्लॉट। सबसे पहले हम आपको एक केस स्टडी दिखाते हैं। ये केस स्टडी वैसे हमने जो लिया है, ये डॉक्टर शैलेश कौशल सर से लिया है, और दिस इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय एंडी फील्ड, डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स यूजिंग एसपीएसएस। एंडी फील्ड ने लिखी है, बेहतरीन किताब है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, लगभग कंप्लीट करने वाला हूँ। बेहतरीन किताब है, अगर एसपीएसएस सीखना चाहते हैं तो इसको ज़रूर पढ़ें। तो ये डॉक्टर शैलेश कौशल सर ने भी यूज़ किया था, तो वो केस स्टडी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, केस स्टडी नेशनल सेमिनार की केस स्टडी है। यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज 3 days नेशनल सेमिनार ऑन डिजिटल इंडिया पे एक नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया। द कोऑर्डिनेटर वाज वरीड अबाउट द पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट ऑफ नेशनल सेमिनार एंड मेजर्ड द हाइजीन ऑफ 800 पार्टिसिपेंट ओवर द 3 days ऑफ द प्रोग्राम। हाइजीन लेवल मेंटेन करना चाहते थे कोऑर्डिनेटर इसमें, इसीलिए तीनों दिन पे एक हाइजीन को मेजर किया इन्होंने। 3 दिन का नेशनल सेमिनार है जिसमें 800 पार्टिसिपेंट्स हैं। देयर आर सम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर सम मिसिंग डेटा ऑन days 2 and days 3। क्यों? क्योंकि पहले दिन मैक्सिमम सब लोग सेमिनार में अटेंड किए, दूसरे दिन कुछ कम थे, तीसरे दिन कुछ कम थे, इसलिए मिसिंग डेटा भी है। हाइजीन कैसे मेजर किया गया? 0 to 4 का मेजरमेंट इसके लिया गया, 0 फॉर पुअर एंड 4 फॉर एक्सेलेंट। नाउ आई नो फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंस दैट sanitation is not always great at these places, and so this researcher predicted that the personal hygiene would be down dramatically over the 3 days। 3 दिन में इनको लगा कि जो हाइजीन लेवल है वो भाई साफ सफाई है, सैनिटेशन है, वॉशरूम की साफ सफाई है, ये सारी चीज़ों धीरे धीरे, भाई लोग भी ज़्यादा थे लेकिन धीरे धीरे इसके सैनिटेशन हाइजीन लेवल में कमी भी आई है, ऐसा ये कह रहे हैं। चलिए अब हम एसपीएसएस पे चलते हैं। समझ लिया, नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया गया, 800 पार्टिसिपेंट थे, 3 दिन का नेशनल सेमिनार था। सारे पार्टिसिपेंट्स से एक क्वेश्चनर भरवाया गया और उसमें हाइजीन को मेज़र करने के लिए पूछा गया। हाइजीन मेजरमेंट के लिए स्केल 0 to 4 थी। 0 मीन्स पुअर, 4 मीन्स एक्सीलेंट, और ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि दिन पर दिन जो हाइजीन लेवल है वो
कम होता गया। ये केस है पूरा। और कुछ मिसिंग डेटा भी है, क्योंकि डे 2 और डे 3 में काफ़ी लोग अपसेंट थे, इसलिए मिसिंग डेटा भी है। आई होप अभी आप लोग केस समझ गए होंगे। सीधे चलते हैं आपके SPSS के विंडो पे। देखिए ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। देखिए हमारे पास डेटा कितने पार्टिसिपेंट्स का है, देख लीजिए यहाँ से। देखिए हमारे पास टोटल 800 पार्टिसिपेंट्स का डेटा है, जिसमें फीमेल भी है और मेल भी है। मेल और फीमेल दोनों हैं। ये देखिए मेल और फीमेल दोनों हैं। 800 पार्टिसिपेंट्स का डेटा है और 0 to 4 में मेज़र किया गया है, जिसमें डे 1 का ये है, डे 2 का है, डे 3 का है। डे 2 और डे 3 में आप देख रहे हैं काफ़ी लोग अपसेंट हैं, मतलब मिसिंग वैल्यू है। तो इन लोगों ने रिस्पॉन्स उस दिन नहीं दिया है। ठीक है, ये आप लोगों ने डेटा भी समझ लिया। देखिए यहाँ पे जेंडर, देखिए जेंडर 0 फॉर मेल और 1 फॉर फीमेल बताया गया है। और ये हाइजीन लेवल है डे 1 का, डे 2 का और डे 3 का। चलिए, तो अब हम लोग देखिए चार्ट बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। आप देखिए ग्राफ में जाएंगे, आप लेगेसी डायलॉग से भी देखिए चार्ट बना सकते हैं, चार्ट बिल्डर से भी चार्ट बना सकते हैं। काफ़ी लोग एनालाइज बटन में जाके डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं, तो यहाँ से भी देखिए QQ प्लॉट, PP प्लॉट बनाते हैं। उसके बाद आप एक्सप्लोर में चले जाएंगे। एक्सप्लोर में जाने के बाद भी देखिए सारे टेस्ट के साथ देखिए यहाँ स्टैटिस्टिक्स है, उसके नीचे प्लॉट्स लिखा गया है। क्यों? क्योंकि प्लॉट्स भी कई चीज़ों को टेस्ट करके बताता है। देखिए जैसे लिखा है हिस्टोग्राम, क्यों लिखा है? ये नॉर्मेलिटी टेस्ट करने के टाइम पे हिस्टोग्राम चार्ट भी देखते हैं। बात समझ में आई? चलिए, तो कई सारे ऑप्शन है, लेकिन हम लोग सबसे आसान ऑप्शन से सीखेंगे, ग्राफ से चार्ट बिल्डर ऑप्शन से। ग्राफ में जाएंगे और पहला ऑप्शन है चार्ट बिल्डर। तो चार्ट बिल्डर में जाके हम लोग इसको सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी कई प्रकार के हैं। यहाँ पे देखिए हम सिंपल हिस्टोग्राम को लेंगे। सिंपल हिस्टोग्राम है, स्टैक्ड हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है और पॉपुलेशन पिरामिड है। लेकिन हम लोग सिंपल हिस्टोग्राम, इसको डायरेक्ट आप यहाँ से जाके ले जाकर रख भी सकते हैं, डबल क्लिक से भी वहाँ ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एज यू विश। तो डबल क्लिक से हम वहाँ पे ले गए। अब देखिए, अब डे 1 यहाँ पे देखिए, डे 1 का हाइजीन, डे 2 का हाइजीन, डे 3 का हाइजीन और यहाँ पे जेंडर। ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट साइड में आपके दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं कि डे 1 का जो हाइजीन लेवल है उसका एक बार चार्ट बना के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। और यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम में यहाँ हम लोग परसेंटेज एक बार करके अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा परसेंटेज में चीज़ें दिखे। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, सब ऑल सेट। नाउ क्लिक ओके। आउटपुट बॉक्स में चलते हैं। देखिए ये हमारा चार्ट बन के आ गया। आपको चार्ट स्क्यूड लग रहा होगा, लेकिन स्क्यूड है नहीं। देखिए इतना ही पार्ट केवल देखना है हमको, क्योंकि 0 to 4 का ही मामला है, इसलिए इतना ही पार्ट हमको देखना है। देखिए यहाँ से लेके 0 से लेके ये 4 तक रिस्पॉन्सेज आए हैं। बोला था ना 0 to 4 तक रिस्पॉन्सेज आने हैं, लेकिन इसलिए यहीं तक देखिए रिस्पॉन्स है आपका, यहीं तक रिस्पॉन्स है। तो इसलिए आपको ये स्क्यूड नहीं है। अभी चेक कर लेते हैं हम लोग इसको। चलिए यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी बता रही है, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी दी गई है। देख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे बताया जा रहा है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे नीचे है स्कोर और इधर है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे हमने परसेंटेज दे दिया है, इसलिए फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए, तो इसको देखते हैं एक बार, इस पर एक कर्व ड्रॉ करके देखते हैं। लेकिन कई बार लगता है कि भाई कैसे ड्रॉ करें। देखिए हाइजीन कंडीशन डे 1 का दिखा रहा है ये, इस पर डबल क्लिक करेंगे, चार्ट पर ही जाके डबल क्लिक करेंगे तो एक नया बॉक्स चार्ट एडिटर खुल के आ जाएगा। इसी में एक ऑप्शन है एलिमेंट ऑप्शन में जाके शो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फिर से डबल क्लिक करके चार्ट बिल्डर से एलिमेंट से शो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे शो कर रहा है। ये कैसा कर्व है आपका? अगर ये इतना ही चार्ट देखिए, इसको अभी
क्योंकि ये इसमें थोड़ा स्मॉल दिख रहा है, लेकिन अगर देखें तो सीधे सीधे देखिए ये नॉर्मल कर्व दिखा रहा है, ये बेल शेप कर्व लगभग बनता हुआ दिख रहा है, लगभग बेल शेप कर्व बनता हुआ दिख रहा है, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। नॉर्मेलिटी क्या होती है? जब हमारा बेल शेप कर्व बनता है, नॉर्मेलिटी हमने अपने हाइपोथेसिस वाले वीडियो में, जो मैनुअल है, जो एसपीएसएस पे नहीं है, हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, उसमें हमने बेल शेप नॉर्मेलिटी और नॉर्मल कर्व के बारे में भी बताया है। ये क्या है? ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर पॉइंट पे डेटा है। जब कंटिन्यूस वेरिएबल होगा तभी हिस्टोग्राम बनेगा, लेकिन अगर केवल हम मेल फीमेल को लेते तो कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं होता। देखिए यहाँ से लेके यहाँ पर हर पॉइंट पे डेटा है, लेकिन मेल फीमेल लेते तो किसी 2 पॉइंट पे डेटा आपको दिखता। अगर हर पॉइंट पे डेटा है इसका मतलब कि वेरिएबल कंटिन्यूस है, इसीलिए इसका नॉर्मल कर्व बना है और ये आपका लगभग नॉर्मल है। चलिए तो डे 2 का देख लेते हैं एक बार फटाफट। चार्ट बिल्डर में चलते हैं और डे 2 का है जी। अब यहाँ से देखिए रीसेट बटन कर देंगे तो क्लीन हो जाएगा, और फिर से हम इसको फिर से लेके गए। अब डे 2 का है जी देखते हैं। डे 2 को उठा के एक्स एक्सिस पे रख दिया, ठीक है, और यहाँ ऑल सेट, फिर यहाँ पे परसेंटेज देके अप्लाई किया, और ये देखिए अब आपका डे 2 का दिखाएगा। ये आपका डे 2 का डेटा है भाई, ये देखिए ये पूरा चार्ट दिख रहा है। अभी आपको ज़्यादा ठीक समझ में आएगा। वहाँ पर ये 4 यहीं पे ख़त्म हो जा रहा था, ये कंप्लीट दिख रहा है आपको। ये डे 2 का है, देखिए ये एक तरफ जाता हुआ कर्व दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड का मतलब होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, लेकिन ये कैसे हम मानेंगे? जब तक एक कर्व नॉर्मल ड्रॉ ना करें तब तक क्लियर नहीं होगा कि कैसा है। देखिए ड्रॉ करके देखते हैं, डबल क्लिक फिर से करेंगे, चार्ट एडिटर में जाएंगे, चार्ट एडिटर से एलिमेंट से शो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शो करेगा। यहाँ क्लोज करिए, सीधे इस पे दिखेगा। ये देखिए लेफ्ट की तरफ मैक्सिमम डेटा किधर है? लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब कि ये जो डेटा है डे 2 का वो स्क्यूड है, और कैसा स्क्यूड है? पॉजिटिवली स्क्यूड है, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। वैसे ही डे 3 का देख लेते हैं फटाफट। चलिए तो डे 3 का चार्ट बिल्डर पे जाएंगे, रीसेट करेंगे फिर से। डे 3 सॉरी पहले तो चार्ट लेंगे ना, चार्ट, और उसके बाद डे 3 को एक्स एक्सिस पे रख देंगे, और यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई कर दिया, और यहाँ से देखिए डे 3 का क्या कंडीशन है भाई, वो भी देख लेते हैं। डे 3 का भी मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि मैक्सिमम चीज़ें लेफ्ट साइड में ही हैं, तो क्या होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। बना के देख लीजिए, एलिमेंट में गए, शो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, क्लोज किया, और देखिए ये भी मैक्सिमम डेटा लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसको पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे। देखिए चार्ट बता दिया कि हमारा डेटा नॉर्मल है या स्क्यूड है, नहीं तो हम स्क्यूनेस इसका मेज़र करते, स्क्यूनेस का फार्मूला लगा के इसको कैलकुलेट करके निकालते, लेकिन चार्ट ने ही बता दिया। चलिए अब आपको एक और बेहतरीन चीज़ बताते हैं, चार्ट बिल्डर में चलते हैं और बॉक्स प्लॉट के बारे में आपको बताते हैं। एक और जो हमने डिस्कस करने के लिए बोला था, बॉक्स प्लॉट, तो अभी रीसेट करते हैं। बॉक्स प्लॉट को लेते हैं, एक नॉर्मल बॉक्स प्लॉट यही है, तो नॉर्मल बॉक्स प्लॉट को ही यहाँ रखेंगे। बॉक्स प्लॉट यूज़ क्यों करते हैं? इसको व्हिस्कर बॉक्स प्लॉट बोलते हैं। तो व्हिस्कर बॉक्स प्लॉट का मतलब क्या है? देखिए एक छोटा सा यहाँ पे हमने एक फाइल रखी थी, हाँ यहाँ से देखिए एक स्लाइड है, यहाँ से आपको देखने में आसानी होगी। देखिए जो भी बॉक्स प्लॉट बनता है इसका मतलब क्वार्टाइल आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, मतलब ये हमारा पूरा डेटा है जिसमें ये देखिए ये जो बॉक्स बना है, ये बॉक्स मतलब कि 50% जो रिस्पॉन्स आए हैं वो इसी के अंदर में है। ये मीडियन है, 50% जो मिडिल का है ये रिस्पॉन्स इनके और इनके बीच में है। जैसे जब डेटा हाइजीन का देखिए डे 1 का यहाँ पे बना हुआ है ना, तो अगर ये यहाँ से देखें तो यहाँ से लेके 1 के ऊपर है कुछ, और यहाँ पे 3 के कुछ नीचे है। 50% लोग का रिस्पॉन्स 1 ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 3 है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 3 है।
तो मतलब 50% बॉक्स में 50% होगा, और ये जो लाइन है ये मीडियन है, मतलब ये सारे डेटा मीन के आसपास हैं। तो आप ये समझिए कि जितना बॉक्स प्लॉट जितना ये बॉक्स छोटा होगा, उसका मतलब कि उतना ही डेटा में डिस्पर्सन कम होगा। डिस्पर्सन मतलब कि इधर उधर कम गए होंगे डेटा, मैक्सिमम जो डेटा है वो मीन के करीब होगा। इसका मतलब डेटा अच्छा होता है, मतलब अगर बॉक्स आपका छोटा बने तो समझिए कि अच्छी बात है। और ये है देखिए विस्कर, जो आपका अपर क्वार्टाइल है 25% जो अपर में जाएंगे वो ऊपर रहेंगे, इस विस्कर में जो 25% बॉटम में जाएंगे वो नीचे रहेंगे। एक देखिए कुछ रिंग जैसा बना हुआ है, उसके बारे में अभी हम लोग बनाएंगे चार्ट, तो तुरंत बता देंगे। चलते हैं फटाफट और बॉक्स प्लॉट भी सीख लेते हैं। डेटा हमारा सेम है, और ग्राफ में गए, चार्ट बिल्डर में गए, देखिए बॉक्स प्लॉट लेके रखा है पहले से। तो देखिए डे 1 का देखिए कंटिन्यूअस वेरिएबल, अब हमेशा जब भी हम दो वेरिएबल लेंगे उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, मतलब वाई एक्सिस पे रखेंगे, और आपकी कैटेगोरिकल वेरिएबल हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो मेल और फीमेल का ये बॉक्स प्लॉट बना के दिखाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ये बॉक्स प्लॉट हमारा बन गया। ये 0 to 5 के बीच में मेजर किया जा रहा था। अब देखिए यहीं कहीं 1 होगा, 2 होगा, 3 4 होगा। अब यहाँ से देखिए 1 और 3 के बीच में लगभग सारे डेटा हमारे हैं, मतलब 50% रिस्पोंडेंट जिन्होंने रिस्पॉन्स किया इस बॉक्स के अंदर में किया है मेल। और ये फीमेल का बॉक्स बड़ा है, इसका मतलब डिस्पर्सन किस में जाता है, फीमेल में, मतलब मेल का डेटा अच्छा है, एनालिसिस पर्पज से अच्छा है, कहने का मतलब ये है एनालिसिस पर्पज से अच्छा है। अब ये देखिए जो रिंग बना हुआ है, देखिए कहीं दिख रहा है 1 1 0 2 3 6 2 5 1 या 6 7 2, ये सब क्या है, ये आउटलायर्स हैं, मतलब जिसमें रिस्पांस देना था उससे ज़्यादा रिस्पांस कर दिया है, मतलब डेटा ठीक नहीं है। एक बार स्ट्रीम या स्ट्रीमली हाई होगा या स्ट्रीमली लो होगा तब हम उसको आउटलायर्स बोलते हैं। जो रिंग बनता है वो आउटलायर्स है, चेक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से देखिएगा 236 110 डेटा में चलते हैं, तो आते हैं 110 वाले डेटा में 110, ये देखिए स्ट्रीमली हाई है ना 3.58, इतना हाई किसी का नहीं है। फिर और एक क्या था, एक हम लोग और क्या देखे थे 236, ये भी डेटा देखिएगा, ये भी स्ट्रीमली हाई करीब होगा। देखिए बाकी सब कैसे हैं 1 2 1 2 1 2, देखते जाइए। जैसे ही 2 3 6 में हम जाएंगे देखिए ये भी 3 से ऊपर है, मतलब ये हाईली स्ट्रीम है। तो ये देखिए आउटलायर्स भी बता दिया आपको, आपका 50% मतलब मीडियन भी बता दिया, और आपके अपर क्वार्टाइल को भी बता दिया, लोअर क्वार्टाइल को भी बता दिया। तो ये बॉक्स की क्वालिटी है। देखिए इतने लोग 25% अपर में होंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो रिस्पांस होगा वो 25%, और ये 25% 0 to यहाँ तक दिए होंगे, 0 to 1 तक लगभग है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट बॉक्स प्लॉट। और भी बहुत सारी चीज़ें इससे इन्फरेंस ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मेलिटी देखिए, होमोजेनिटी भी, अगर ये 2 या 3 होता, ये 3 कैटेगरी भी होती, तो हम देखते कि अगर एक जैसा बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है तो होमोजेनिटी है। बड़ा ही आसान है, होमोजेनिटी टेस्ट करके हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करके कितना निकालते हैं। तो नॉर्मेलिटी होमोजेनिटी केवल ग्राफ देख के आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।